हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं आपको कि जो मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूं आपको, ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 है बेटा। केमिकल बॉन्डिंग में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि अगर मैं डायरेक्ट आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ लेके जाता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझने में बहुत परेशानी हो सकती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ने से पहले उसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पास पहुंचते हैं तो वो और अच्छे से क्लियर होगा। तो बेटा मैं बता दूं आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से टॉपिक हमें क्लियर होने चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक क्लियर होने चाहिए, उसको मैं बताना चाहूँगा आपको। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता होना चाहिए। जब नेगेटिविटी बेटा पता होगी तो उसके बाद एक टॉपिक और आपको क्लियर करना होगा जिसको हम कहते हैं बेटा पोलरिटी। पोलरिटी। अब पोलरिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ये दोनों टॉपिक हमें क्लियर होंगे तब हमारे समझ में अच्छे से आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने से पहले आपको क्लियर करा रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलरिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो चलिए कॉपी और पेन को सभी बच्चों से मेरा कहना है कि कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, ठीक है ना। क्योंकि हम केमिस्ट्री के प्रत्येक लेक्चर में बोलते हैं कि बेटा कॉपी और पेन को जब तक लिखोगे नहीं बेटा कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि लिखोगे तभी बेटा समझ में आएगा, तो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है ना। तो बेटा किसी एटम के द्वारा, मैंने बोला किसी एटम के द्वारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मैंने क्या बोला, देखो मैंने बेटा ये बोला कि ये कोई एक एटम है बेटा, और एक एटम है हमारे पास बी, यानी ए एक एटम है और एक बी एटम है। ये दोनों ही जो एटम है इसमें मैंने मान लिया दोनों ही कैसे हैं बेटा, देखो दोनों ही एटम के बीच में क्या बनना है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसका ये इलेक्ट्रॉन है बेटा एक, और इस एटम का एक ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर होता क्या है कि जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति को रखता है, क्षमता को रखता है। बात क्लियर हो रही है। दोनों एटम के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन भाई इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इनको हम कह रहे हैं बेटा यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कहें, या यहाँ पर इनको हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहें। कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, यहाँ पर कैसे बनना है, देखो यहाँ पर ए है बेटा, ये ए का इलेक्ट्रॉन ये है बेटा, बी का इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है ना। तो ये अपना यानी अपनी लास्ट वाली सेल को कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसने यानी ए एटम से ले लिया, और ए को अपने लास्ट वाले सेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उसने बी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इक्वल शेयरिंग हो रही है। तो जब बेटा इक्वल शेयरिंग होती है तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये भी पता है आपको, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर क्या बनना है, देखो ए और बी के बीच में बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनना है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, क्यों बनना है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर इक्वल शेयरिंग हो रही है। अब यहाँ पर होता क्या है कि बेटा जो ये जो दोनों एटम के बीच का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ कुछ बेटा क्या हो जाता है, या हम बोलें कि नेगेटिव एलिमेंट की तरफ कुछ शिफ्ट हो जाता है। ये वाला जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर दो एटम हैं,
यानी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक एटम की तरफ कुछ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, इसलिए ये वाला जो एटम है बेटा वो हो जाता है पार्शियली निगेटिव और ये वाला हो जाता है बेटा पार्शियली पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैंने डिफाइन में क्या बोला? मैंने डिफाइन में बेटा बोला कि किसी एटम के द्वारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके फैक्टर की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर कौन कौन से होते हैं वो फैक्टर के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो मतलब क्या बोला था मैंने ये बोला था कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है मेरे भाई, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस पर इफेक्ट डालने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हम यहाँ पर बेटा फैक्टर बताने जा रहे हैं आपको। तो फर्स्ट फैक्टर है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्स्ट फैक्टर है वो है बेटा एटॉमिक साइज। ठीक है ना, एटॉमिक साइज है, फर्स्ट फैक्टर है बेटा एटॉमिक साइज। अब यहां पर ध्यान दें आप, क्या ध्यान देना है यहां पर कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है बेटा एटॉमिक साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर हो रहा है ना? एटॉमिक साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब क्या हुआ भैया? मतलब ये हुआ इसका सीधा कि जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। बात समझ रहे हैं ना आप? जब एटम का साइज बढ़ेगा तो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा डिक्रीज होगी, और जब साइज कम होगा, एटम का जब साइज कम होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी बेटा? ज्यादा होगी। फैक्टर क्लियर हो गया? तो चलिए सेकंड फैक्टर देखते हैं। सेकंड फैक्टर है बेटा, क्या है सेकंड फैक्टर? जेड को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड के। यहाँ पर जेड को हम कह रहे हैं बेटा न्यूक्लियर चार्ज। यानी न्यूक्लियस का जब जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है, तो इसको हमने बोला बेटा न्यूक्लियर चार्ज। जेड को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो मैंने दो फैक्टर बताए आपको, कौन कौन से? एटॉमिक साइज और मैंने बोला न्यूक्लियर चार्ज। तो एटम का जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, न्यूक्लियर चार्ज बेटा इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। दो फैक्टर हैं, याद रखें आप। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज, यानी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं बेटा और अप टू बॉटम आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या इफेक्ट होने वाला है? क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी या अप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और उसको क्लियर कर लेते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप नोट करते जाएं, मेरे साथ नोट करते जाएं। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलिए अब आगे चलते हैं। फैक्टर मैंने दो बता दिए आपको बेटा, दो फैक्टर बता दिए। अब यहाँ पर पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिक टेबल में कुछ मैं रीजन बता रहा हूँ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर और अप टू बॉटम आने पर इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं, ध्यान से सुने आप कि पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो यहां पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बेटा इंक्रीज होती है। अब इंक्रीज क्यों होती है? रीजन क्या है? इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि जेड की वैल्यू बढ़ती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता है।
समझ रहे हैं ना आप बात को। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। ड्यू टू, रीजन क्या है बेटा इसका, तो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि बेटा न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे भाई बढ़ती है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, न्यूक्लियर चार्ज के होती है, यानी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम लेफ्ट टू राइट गए, अब बेटा अप टू बॉटम आते हैं। अप टू बॉटम आने पर क्या होगा, अप टू बॉटम बेटा आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू बॉटम आने पर, अप टू बॉटम आने पर बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है, रीजन क्या था, अभी मैंने फैक्टर बताया था आपको कि बेटा एटम का साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक साइज के। तो ग्रुप में किसी भी ग्रुप की अगर हम बात करें तो किसी भी ग्रुप में बेटा अप टू बॉटम आएंगे तो एटम का साइज होता है वो इंक्रीज होता है। अब एटम का साइज इंक्रीज क्यों होता है, ये भी रीजन है बेटा। जब तक रीजन क्लियर नहीं होगा तब तक आपको टॉपिक क्लियर होने वाला नहीं है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि किसी ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बेटा डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर एटम का साइज इंक्रीज होता है। अब बात आती है कि एटम का साइज इंक्रीज क्यों होता है, तो एटम का साइज इसलिए बेटा इंक्रीज होता है, इसलिए एटम का साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। अप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, इसलिए एटम का साइज होता है वो बढ़ता जाता है। बोलो क्लियर हो गया। तो देखो मैंने यहाँ बता दिया है पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज में भी, यानी पीरियोडिक टेबल में भी मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने पर बेटा इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, मेन पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लिया करें, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या है, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है उसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो लेफ्ट से राइट जाने पर En होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज हो रही है। रीजन यह है कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है। अब अप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। अप टू बॉटम आने पर क्यों डिक्रीज क्यों हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, क्योंकि अब किसी भी ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर जो एटम का साइज होता है वो इंक्रीज होता है, एटम का साइज बढ़ता है। एटम का साइज क्यों बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। अब यहां पर बात आती है, अभी मैंने बताई थी आपको 1 मिनट पहले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बेटा वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज की एंटी प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए हमने बोला यहाँ पर कि एटम का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे वैसे बेटा डिक्रीज होती जाएगी। बोलो क्लियर है। तो चलिए इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। अब मैं बता दूं यहाँ पर बेटा कि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो आप सभी को पता है कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बेटा, हम बता रहे हैं आपको यहाँ ग्रुप 17 का मतलब 7th है, आप जानते हैं 7th ए। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं बेटा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और इसके बाद ब्रोमीन है, और इसके बाद बेटा आयोडीन है। अब हम देखो सबसे टॉप पर कौन है, फ्लोरीन है, उसके नीचे क्लोरीन है, उसके नीचे ब्रोमीन है, और उसके नीचे आयोडीन है। तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो इस ग्रुप में जितने 4 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इन 4 एलिमेंट्स में जो हैलोजन एटम है इनमें हमें यह बताना है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है।
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो इसके बेस पर आप बता सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटा फ्लोरीन, इससे कम होगा बेटा क्लोरीन, और इससे कम होगा बेटा ब्रोमीन, और सबसे कम होगा आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का जो एटॉमिक साइज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है, एटॉमिक साइज सबसे अधिक होता है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा पीरियड की बात कर लेते हैं। तो पीरियड सेकंड में जो बेटा एलिमेंट है, मैं बताऊं आपको, पीरियड सेकंड की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट हैं कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है कि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी भैया बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम बात कर लें कि जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, इससे ज़्यादा होगी बेटा नाइट्रोजन की, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज इस कार्बन से अधिक है। तो नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की बेटा, और ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन की। तो देखो आप यहाँ पर कि फ्लोरीन यहाँ भी टॉप पर है, फ्लोरीन यहाँ पर भी टॉप पर है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं, तो बेटा पूरी पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उन सभी में सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है बेटा? फ्लोरीन की है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद चलते हैं बेटा हम पोलरिटी की तरफ, जल्दी से इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए बेटा आगे का टॉपिक समझते हैं हम। हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ने के लिए पोलरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं समझ रहा हूँ सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। और मैंने पीरियड और ग्रुप में भी बता दिया है कि पीरियड में और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसके रीजन भी मैंने बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा पोलरिटी की। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा पोलरिटी होती क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। तो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की तरफ क्या हो जाता है बेटा? पार्शियल रूप से ट्रांसफर हो जाता है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। फिर समझिए मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से आप समझें कि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर हो, तो बॉन्ड वाले पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो क्या होता है बेटा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर कुछ पार्शियली रूप से ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है बेटा? जिससे डाइपोल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम बेटा कह देते हैं पोलरिटी। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हमारे पास है बेटा H2 मॉलिक्यूल है, तो बेटा दोनों इस H2 मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन एटम हैं, वो आपस में किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये भी भैया हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो अंतर है नहीं, सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी। तो यहाँ पर क्या पोलरिटी होगी? नहीं होगी। दूसरी बात कर लेते हैं हम बेटा क्लोरीन यानी Cl2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, क्लोरीन और क्लोरीन एटम है, ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और दोनों ही एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी है? सेम है। तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बॉन्डिंग फार्मूला देख रहे हैं आप,
तो इनमें आपको पोलरिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। लेकिन डिफाइन में कंडीशन क्या लगी थी? डिफाइन में कंडीशन हमने ये लगाई थी कि जो मॉलिक्यूल है उसमें जैसे दो एटम हैं या ज़्यादा एटम है उसमें, तो वहाँ पर जो एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होना चाहिए, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। मॉलिक्यूल में जो एटम है दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमें अंतर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर बेटा पोलरिटी है या नहीं है? यहाँ पर पोलरिटी बेटा नहीं है, पोलरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोलरिटी नहीं है, नो पोलरिटी, कोई यहाँ पर पोलरिटी नहीं देखने के लिए मिल रही है। अब चलिए आगे चलते हैं बेटा इन HCl। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं इन HCl। अब यहाँ पर देखो HCl जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन है बेटा वो क्लोरीन से कैसा है? क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि हाइड्रोजन बेटा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, क्लोरीन बेटा सेवेंथ ए ग्रुप का एलिमेंट है। तो हमने अभी बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बताई थी आपको, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पहले एक्सप्लेन किया था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने बताया था कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। रीजन क्या था? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो HCl जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कम होगी, किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कम होगी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? क्या इसमें पोलरिटी देखने के लिए मिल रही है? पोलरिटी देखने के लिए इसमें मिलेगी, क्योंकि दोनों एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एटम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, अंतर है। तो जब मॉलिक्यूल में जो एटम है बेटा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर नहीं होगा तो वहां पर पोलरिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यहां पर देखें आप कि हाइड्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन ये है बॉन्डेड, और क्लोरीन ये है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का बेटा और एक इलेक्ट्रॉन है ये किसका? हाइड्रोजन का। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रहे हैं इसको, जो बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा है वो क्या होता है कि कुछ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ कुछ शिफ्ट हो जाता है, यानी पूरा का पूरा उधर चला जाए क्लोरीन की तरफ। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किधर चला जाता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ को शिफ्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं बेटा पोलरिटी, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पोलरिटी कहते हैं। अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये कुछ इस साइड में शिफ्ट हो गया, सो इस रीजन से जो Cl होता है वो हो जाता है बेटा पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन हो जाता है बेटा पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, और ये हो जाता है क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव। चलिए क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी बच्चों को? नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास HF, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था बेटा। अब सेकंड है हमारे पास HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। HF में पोलरिटी देखने के लिए मिलेगी आपको। देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, और पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ये भी मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पर देखें आप पोलरिटी देखने के लिए मिल रही है या नहीं मिल रही है? तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन के बैलेंस सेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और ये बेटा 7, और हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके पास, फ्लोरीन के पास बेटा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो भी केमिकल बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में हमने ये बताया था, क्या बताया था कि इक्वल इलेक्ट्रॉनों की जब इक्वल शेयरिंग होती है तो वहाँ पर बेटा कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। मैंने क्या बोला? जब इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग होती है। इक्वल शेयरिंग का मतलब क्या है कि मैंने आपको 1 रुपया दिया, आपने मुझे 1 रुपया दे दिया, तो भैया इक्वल शेयरिंग हो रही है भाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपनी बैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
अब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी तो ये हाइड्रोजन से ले लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, देखने के लिए क्या मिल रहा है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब यह होने वाला क्या है, यहाँ पर यह होने वाला है बेटा कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं ऐसे शो करता हूं बेटा, ये हाइड्रोजन और ये इसका हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो क्या होगा कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा फ्लोरीन है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ कुछ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, फ्लोरीन की तरफ कुछ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा पार्शियली पॉजिटिव और ये हो जाएगा बेटा पार्शियली निगेटिव। तो मैंने 2 टॉपिक आपको क्लियर कराए हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और पोलैरिटी। अब हम चलते हैं बेटा, इसको नोट कर लें। अब इसके बाद चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। चलिए बेटा बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो अब चलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। तो पहले डिफाइन को समझें आप, फिर मैं सिंबॉलिक आपको डिफाइन बताऊंगा, ऐसी डिफाइन बताऊंगा सिंबॉलिक कि आपके माइंड से वो निकलेगी नहीं। समझे आप, जब तक आप स्टडी करेंगे, किसी भी सर्विस के लिए आप तैयारी करेंगे, जहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज़रूरत होगी वहाँ से आपके दिमाग से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं निकलेगी। ऐसी डिफाइन में आज आपको देने वाला हूँ। तो कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने बेसिक टॉपिक आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। तो बेटा समझें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि जब एक हाइड्रोजन एटम, समझ रहे हैं ना आप, कि जब एक हाइड्रोजन एटम किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जब हाइड्रोजन एटम किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है तो बेटा मॉलिक्यूल डाइपोल हो जाता है। इतनी बात याद हो गई। मैंने क्या क्या बोला, मैंने बोला कि जब हाइड्रोजन एटम किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ा होता है तो मॉलिक्यूल डाइपोल हो जाता है। क्लियर हो रही है ना। तो मॉलिक्यूल बेटा डाइपोल हो जाता है, जिससे एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में एक वीक बॉन्ड बना लेता है, एक कमजोर बंध बना लेता है, वीक बॉन्ड बना लेता है, जिसको हम कहते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैंने जो बातें बोली हैं उनको मैं सिंबॉलिक बता रहा हूं। मैंने क्या बोला कि बेटा हाइड्रोजन एटम है, ये है बेटा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम है किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से मैंने बताए थे बेटा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने बताए थे, फ्लोरीन है बेटा, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ठीक है ना। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनको हमने बोला बेटा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ता है तो जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा हो जाता है बेटा, डाइपोल हो जाता है। मॉलिक्यूल डाइपोल हो जाता है। अब मॉलिक्यूल डाइपोल हो गया, उसके बाद क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, तो वन मॉलिक्यूल का बेटा, वन मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम वन मॉलिक्यूल का बेटा, यानी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के, यानी दूसरे मॉलिक्यूल के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में क्या बना लेता है, देखो वीक बॉन्ड बना लेता है, वीक बॉन्ड बना लेता है, जिसको हम कहते हैं, वीक बॉन्ड कौन सा बनाता है, देखो ये वाला वीक बॉन्ड बना लेता है, एक कमजोर बॉन्ड बना लेता है, जिसको हम कहते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो क्लियर है? सिंबॉलिक डिफाइन मैंने बना दी है। सिंबॉलिक का मतलब क्या हो गया, इसमें अब क्या कैसे तैयार करना है, कैसे याद रखना है आपको, वो भी समझ लें आप, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप। देखो हमने बोला था कि जब हाइड्रोजन एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ता है तो बेटा जो मॉलिक्यूल होता है वो डाइपोल हो जाता है। हाइड्रोजन एटम किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ता है तब जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा हो जाता है, डाइपोल हो जाता है, डाइपोल हो जाता है। तब ऐसी कंडीशन में एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में, दूसरे मॉलिक्यूल के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में एक कमजोर बॉन्ड बना लेता है, एक वीक बॉन्ड बना लेता है, जिसको हम कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए डिफाइन सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है डिफाइन। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। हमारे पास है यहाँ पर बेटा HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, HF मॉलिक्यूल है हमारे पास, HF मॉलिक्यूल। इनके मॉलिक्यूल के बीच में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें आप, यहाँ पर ध्यान दें, क्या ध्यान देना है, देखो हाइड्रोजन है बेटा फ्लोरीन के साथ में सिंगल बॉन्ड से, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है बेटा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमने डिफाइन में भी यही बोला था कि जब हाइड्रोजन एटम होता है बेटा वो किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम के साथ में जुड़ता है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, डाइपोल हो जाता है। और डाइपोल का क्या मतलब है बेटा, डाइपोल क्यों हो जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो कुछ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, तो मॉलिक्यूल होता है वो डाइपोल हो जाता है। पोलरिटी में अभी मैंने बताया था आपको। तो देखो ये हाइड्रोजन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के साथ में जुड़ा हुआ है। अब इसका जो फ्लोरीन है, इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देखो ध्यान दें आप, ये वीक बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन एटम से जुड़ेगा, हाइड्रोजन एटम से जुड़ेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ रहा है। तो ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, एक हाइड्रोफ्लोरिक मॉलिक्यूल हो गया। अब इसका जो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के साथ फिर वीक बॉन्ड बना लेगा। तो इस को हम कह रहे हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने भी भैया लिक्विड फॉर्म में कंपाउंड होते हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं लिक्विड फॉर्म में, जो भी कंपाउंड हैं वो लिक्विड केवल इसी रीजन से होते हैं कि वो उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। वाटर होता है, वाटर लिक्विड क्यों होता है भाई, सॉलिड क्यों नहीं निकलता है ज़मीन में से, सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं निकलता है, कोयला सॉलिड फॉर्म में क्यों निकलता है। वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, पृथ्वी में से लिक्विड फॉर्म में निकलता है। रीजन क्या है, रीजन बेटा यही है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान दें आप, वाटर का फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसके बाद आप। वाटर का बेटा फॉर्मूला होता है, देखें आप, H2O, पानी का ये फॉर्मूला होता है, सभी बच्चों को पता है, ठीक है ना। अब इसमें जो ऑक्सीजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है भाई, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब देखो ये वाला जो ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये बेटा वन मॉलिक्यूल है, ये वन मॉलिक्यूल है। मैंने डिफाइन में लिखा था कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में
क्या बनाता है, एक वीक बॉन्ड बनाता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। तो इसका ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा, ऑक्सीजन है, ये अगले मॉलिक्यूल के साथ में, कौन से, यानी वाटर के अगले मॉलिक्यूल के साथ में हम बोलें तो हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाएगा, एक वीक बॉन्ड बना लेगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल के साथ में, वाटर के ही दोनों मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि इनमें जो दोनों मॉलिक्यूल है वाटर के, वो एक वीक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं और उस वीक बॉन्ड को हम कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो क्लियर है? अब चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं बेटा किसकी तरफ चलते हैं, अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए बेटा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट नंबर होता है इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड टाइप होता है बेटा इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है ना, यहाँ भी H भी लिख दिया है मैंने, यहाँ पर हाइड्रोजन को शॉर्ट में लिखा हुआ है, यानी H बना दिया है मैंने, फिर बॉन्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा वो 2 टाइप्स की होती है। पहले समझ लें आप इस बात को कि जो इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है बेटा। बात यहाँ पर ये है मेन बात कि जो इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 2 और मोर, ध्यान देंगे वर्डों पर, 2 और मोर मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, 2 और मोर मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। कितनी जबरदस्त बात है, केवल इतनी बात याद रखो बस, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कभी नहीं भूलेंगे। मतलब 2 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं और इतने मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं कि आप पूरी दुनिया में घुमा सकते हो उन मॉलिक्यूल को, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं खत्म होने वाली। समझ रहे हैं ना आप? मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल आप जोड़ते चले जाओ, जितनी कॉपी में आपकी में जगह है उतनी कॉपी में आप जोड़ते चले जाओ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म ही नहीं होगी। अब बात करते हैं हम इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बेटा, कि इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। इसमें तो होता है इंटरमोलेकुलर, पहले समझ लें आप कि 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल के बीच में, 2 और मोर मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम कहते हैं इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा क्या होता है, जब बेटा एक ही मॉलिक्यूल, इसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल होता है, जब एक ही मॉलिक्यूल में उनके एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक ही मॉलिक्यूल में जब उनके एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम कहते हैं इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो क्लियर है? तो ये तो बेटा एक ही मॉलिक्यूल में देखने के लिए मिलता है, और जो इंटरमोलेकुलर होता है वो 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है, यानी इसमें 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। इसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो चलिए एक एक को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो डिफाइन मैं बता चुका हूं बेटा, जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए इसमें 2 और मोर मॉलिक्यूल होना कंपलसरी है। मैंने क्या बोला? 2 और मोर, यानी 2 और मोर मॉलिक्यूल कंपलसरी है, मोर मॉलिक्यूल कंपलसरी है, इनके बीच में ही बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनेगा। तो देखें यहाँ पर एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल है बेटा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, किस में है बेटा? ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में क्यों? क्यों भैया इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए लिक्विड फॉर्म में है। क्या रीजन है? अब देखो इसमें जुड़े हुए कैसे हैं कि हाइड्रोजन एटम है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल है वो कैसा हो गया? डाइपोल हो गया। डिफाइन की तरफ जाएं, मॉलिक्यूल कैसा हो गया? डाइपोल हो गया, मॉलिक्यूल डाइपोल हो गया। अब इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेटा
HF मॉलिक्यूल का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, तो ये हाइड्रोजन के साथ में नेक्स्ट मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है ना। अब ये H है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ, नेक्स्ट मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है ना। अब इस तरीके से आप अपने घर तक इस तरीके से बॉन्ड बनाते हुए ले जा सकते हैं, ठीक है ना, बॉन्ड बनाते हुए ले जा सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल ये हो गया। और सेकंड एग्जाम्पल की मैं बात करूं बेटा, सेकंड एग्जाम्पल है मेरे पास अमोनिया। अमोनिया को आपने देखा होगा, फॉर्मूला होता है अमोनिया का बेटा, अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3। NH3 सभी बच्चों को पता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 होती है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, ध्यान दें आप, H और बेटा H और ये बेटा H, ठीक है ना। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है क्योंकि उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर मज़ेदार बात क्या है, मज़ेदार बात बेटा ये है कि यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में यानी नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तो एक H नीचे बेटा, एक H ऊपर, एक H सामने, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन एटम के साथ में जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक सामने बेटा और एक हाइड्रोजन नीचे। अब मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड आगे, ऐसे लगातार चलता चला जाएगा जब तक आपकी कॉपी में जगह है तब तक बनाते चले जाएंगे। आप बना सकते हैं ना। चलिए इस बॉन्ड को हमने बोला बेटा, इस बॉन्ड को क्या बोला हमने, इंटरमोलेकुलर यानी इंटर IMHB इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला इसको, ठीक है ना। तो ये भी इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अमोनिया की एक खास बात होती है बेटा कि अमोनिया गैस फॉर्म में होता है, लेकिन उस पर जैसे ही प्रेशर लगाते हैं तो तुरंत लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड फॉर्म में अमोनिया गैस चेंज हो जाती है प्रेशर लगाने पर। तो अमोनिया पर जब प्रेशर लगाते हैं तो वो द्रव अवस्था में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। चलिए 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं बेटा, थर्ड एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देते हैं हम आपको, तो इसको जल्दी से नोट कर लें आप। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, जो एथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो चलिए एथिल एल्कोहल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये बेटा जो ऑक्सीजन होता है एथिल एल्कोहल में, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर हो गई बेटा किसकी, एथिल एल्कोहल की। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला है। अब ये वाला बेटा जो हाइड्रोजन है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब यहाँ पर जुड़ जाएगा बेटा एल्किल ग्रुप यानी C2H5। C2H5 को हम एल्किल ग्रुप कहते हैं, समझ रहे हैं ना आप, ये बड़ा एल्किल ग्रुप होता है। अब यहाँ पर जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पर देखो इससे जुड़ा हुआ है बेटा क्या, H जुड़ा हुआ है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के साथ में फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो C2H5 और सिंगल बॉन्ड बेटा H। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला बेटा इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए जल्दी से नोट किया जाए, जल्दी से नोट कर लें इसको। सेकेंड टाइप है बेटा इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जब एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच में, जब एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तब उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं बेटा इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक ही मॉलिक्यूल, और ये एरोमेटिक कंपाउंड में बेटा देखने के लिए मिलता है। इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड में देखने के लिए मिलता है। तो देखें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला होगा बेटा, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है नाइट्रो, ठीक है ना। तो पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे आप, बेंजीन रिंग बनाने के बाद यहाँ जोड़ देंगे आप OH, और ऑर्थो पोजीशन
ऑर्थो पोजीशन पर हमें जोड़ना है बेटा NO2 ग्रुप। तो NO2 ग्रुप जोड़ना है ऑर्थो पोजीशन पर, तो डबल बॉन्ड बेटा O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। नाइट्रोजन की ये विशेषता होती है कि मैं बता दूं आपको कि नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी होती है, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 होती है, 4 होती है। क्यों? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता है। तो कोवेलेंसी आप समझ रहे हैं, वैलेंसी और कोवेलेंसी में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो देखो 1 2 3 4 नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना रहा है। इसलिए इसकी जो नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी है, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 होती है। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। दैट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बेटा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। नाइट्रो ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ये एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड को हम बोलेंगे बेटा क्या? इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो क्लियर हो गया? सभी बच्चों को क्लियर है? इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जल्दी से, मेरे साथ स्क्रीनशॉट लें आप जल्दी से। हो गया ना? तो चलिए बेटा आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।